हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नदर चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले लेट अस जस्ट डिस्कस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट आर वी मेड अप ऑफ। तो हम किस चीज से बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आपके माइंड में सबसे पहला आंसर आएगा कि सर हम एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, से बने हुए हैं। ओके एंड तो इस तरह का एक आंसर, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ राइट आंसर कि हम सभी एटम से बने हुए हैं। बट द फैक्ट इज कि ये जो एटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो अल्टीमेटली कहां से आए। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर थ्योरी कि वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्टार डस्ट, ठीक है। स्टार डस्ट क्या होता है? स्टार डस्ट है जो स्पेस में स्कैटर्ड बेसिकली फाइन पार्टिकल्स हैं, एक तरह की डस्ट है, ठीक है, दैट इज स्टार डस्ट। ओके, नाउ इट इज नॉट जस्ट पॉपुलर थ्योरी, इसमें काफी साइंटिफिक एविडेंस भी है जो सजेस्ट करता है कि यस वी ऑल आर मेड अप ऑफ स्टार डस्ट, इवन द एंटायर प्लैनेट्स, ठीक है। अर्थ की बात करें, बाकी प्लैनेट्स की बाट करें, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद ये सारे प्लैनेट्स कैसे बने? स्टार डस्ट के कंडेंस होने से, ठीक है। ओके, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। देखो, now this particular paragraph it is taken from the physics.org, and so next time you're gazing out at stars twinkling in the night sky, spare a thought for the tumultuous reactions that play host to। तो जब भी आप रात को देखते हैं, ठीक है, स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं, और अगर आप कुछ स्पेस के वॉलपेपर्स या पिक्स आपने देखे होंगे तो कुछ इस तरह का वहां पर रहता है। दिस इज बेसिकली स्टार डस्ट, सारी की सारी, ठीक है। तो हुआ क्या, जो एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है, वो कहां बनते हैं? सारे के सारे ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं स्टार्स के सेंटर्स में, कोर में। ओके, तो आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी टाइनी पार्टिकल्स बाउंड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने वो इकट्ठे होके हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हुए, ठीक है। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, यंग स्टार्स बने, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो स्टार्स बने थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो यंग स्टार्स फॉर्म्ड व्हेन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट गैदर। तो गैस के जो क्लाउड्स थे या डस्ट थी वो सारे इकट्ठे होते गए और एक बेसिकली स्टार बन गया। क्यों? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और जब वो काफी नजदीक आते गए तो उनके बीच में हीट, मतलब काफी हीट अप हो गए। तो हीटिंग अप से वो स्टार डेंस और डेंस होता गया, ठीक है। और एट द स्टार्स कोर्स bathed in temperatures of over 10 million degrees, तो उसके सेंटर में इतनी ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अराउंड 10 मिलियन डिग्रीज तक पहुंच गया, जिससे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है, और उससे बाकी के हैवियर एलिमेंट्स बने, ठीक है। बाकी के हैवियर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम के आगे क्या आता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। तो हैवी एलिमेंट्स बनते रहे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिंथेसिस, ठीक है। तो पहले लाइट एटम्स बने, वो फ्यूज किए, हैवी बने, उनके फ्यूज करने से और हैवी बनते गए। ओके, तो दिस रिएक्शन कंटिन्यूज इन स्टार्स टुडे एज लाइटर एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हैवियर वन। तो लाइटर एलिमेंट्स हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं आज भी। तो रिलेटिवली यंग स्टार जैसे कि हमारा सन, ये काफी यंग है, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है हीलियम में, ठीक है। और जब इसकी सारी की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी सन की, तो ये हीलियम जो बनी होगी उसको बेरिलियम और कार्बन में ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एज दीज हैवियर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड, जैसे कि बेरिलियम और कार्बन प्रोड्यूस होंगे, फिर बाद में वो भी दे टू आर बर्न्ड इनसाइड स्टार्स टू सिंथेसाइज हैवियर एंड हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये फाइनली उससे भी ज्यादा हैवी एलिमेंट्स जनरेट करेंगे, ओके। और जब एक सुपरनोवा होता है, व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा इज व्हेन अ मैसिव स्टार एक्सप्लोड्स एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। जब स्टार फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है, दैट इज द एंड ऑफ इट्स लाइफ, तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस हाई एनर्जी से और हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे कि आयरन एंड निकल। और ये सारी की सारी जो
एलिमेंट्स है ये स्टार डस्ट की फॉर्म में स्कैटर हो जाते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो बेसिकली जो सारा यूनिवर्स है वो स्टार डस्ट से बना हुआ है। इवन अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स ये भी स्टार डस्ट से बने हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम किससे बने हैं? वी आर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो हम अर्थ से ही तो बने। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं, एवरीथिंग बेसिकली केम फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो अर्थ अगर स्टार डस्ट से बनी है तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टार डस्ट। ओके, तो दैट वॉज सम इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट लेट्स टेक अ लाइटर नोट के हाउ व्हाट अ जोक। ठीक है, तो आई वंस told a chemistry joke and the reaction was like this. ठीक है, because there was no reaction. तो I hope you understood this joke. ठीक है, नहीं भी आता तो no problem, we can just move forward. Okay, so starting with the chemical bonding and molecular structure. देखो केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने का बेसिकली बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो है यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सेकेंड इज यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर जेई और नीट एग्जाम्स। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज कि किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स समझने हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, तो ऑयल और पानी मिक्स क्यों नहीं होते? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बॉन्डिंग। ऑयल के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है दैट इज डिफरेंट, पानी के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, क्या डिफरेंस है? यस, दैट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनकी अट्रैक्शन से कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों होता है? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि कुछ कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, एंड देन देयर इज अ इंटरेस्टिंग फिनोमेना लाइक, यहां पर क्या है? ये जो पानी से आपको दिख रहा है इट इज नॉट वाटर, इट इज लिक्विड ऑक्सीजन। दिस इज लिक्विड ऑक्सीजन। और ये दो बेसिकली क्या है? ये लेफ्ट राइट में रखे हुए हैं, दीज आर मैग्नेट्स। तो ये जो लिक्विड ऑक्सीजन यहां से डाली जा रही है, नीचे नहीं गिर रही, ये मैग्नेट्स के बीच में काइंड ऑफ फिक्स होगी, मतलब ये फ्लोट कर रही है मैग्नेट्स के बीच में। तो ऐसा क्या था लिक्विड ऑक्सीजन में जो मैग्नेट्स के बीच से ये जब पास करेगी तो गिरेगी नहीं, वहीं पर फ्लोट करने लग जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, O2। ठीक है, तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक इफेक्ट? पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है, मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, इसीलिए फ्लोट कर रही है यहां पे। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? तो दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये तो हो गया एक जनरल सा ओवरव्यू कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सेकेंडली, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग पार्ट समझा जाता है, बिकॉज हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे रिएक्शन स्ट्रक्चर्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता अच्छे से समझ, तो आपको एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत रहेगी। ठीक है, बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें मैक्सिमम चीजें जो हम पढ़ेंगे उनके रीजंस होंगे, रटने वाला पार्ट कम होगा। ठीक है, रीजनिंग कंसेप्चुअल जो बेसिस है वो बहुत ज्यादा है। तो प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। एंड फॉर जेई लेवल या एडवांस लेवल के लिए अगर आपको करना है तैयार, तो यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसके लिए आपको हो सकता है इस चैप्टर को 3-4 बार तक पढ़ना पड़े। ठीक है, देखो तो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। अगर हम स्टार्टिंग करें तो जब भी हम चीजों के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है, दूसरों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर्स का हमें पता कैसे चलता है? हाउ डू वी नो कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर कैसा है? तो उसके लिए वी यूज मॉडर्न टेक्निक्स लाइक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो ये पॉसिबल बनाती हैं कि वी कैन determine the structure of molecules and the complex ions with great accuracy.
ठीक है। और बॉन्डिंग थ्योरी से क्या हमें हेल्प मिलती है? द बॉन्डिंग थ्योरीज अलाउ अस टू मेक डिटेल्ड प्रिडिक्शंस, कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन रिगार्डिंग नॉट ओनली द स्ट्रक्चर, हम उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं, हम उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग से हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर्टीज कैसी हैं और किसी कंपाउंड की कैसी होनी चाहिए हम बता सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी वो भी बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे हम बात करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट की, हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी की, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में, जस्ट एक जनरल सा। लुईस कॉन्सेप्ट बात करता है कि जब दो एटम मिले ए और बी तो उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, एक बॉन्ड बना दो इलेक्ट्रॉन से, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये बोलता है ये ए और बी के बीच में ही रहेंगे, मतलब फिक्स्ड है। तो ये बात करता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड की, कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, वो ये दो इलेक्ट्रॉन कहीं और भाग नहीं सकते यहां से, ठीक है। तो लुईस कॉन्सेप्ट हमें बताएगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आए और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से बॉन्ड बने। ओके, फिर आई वेस्पर थ्योरी। तो लुईस कॉन्सेप्ट ये नहीं बताता कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, कितना एंगल होगा इनके बीच में, ठीक है, स्पेस में क्या किस तरह की ओरिएंटेशंस होंगी। वेस्पर थ्योरी हमें बताता है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं और जो लोन पेयर्स हैं वो स्पेस में किस तरह से रखे गए हैं, अरेंजमेंट क्या है उसका स्पेस में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमें कुछ ज्योमेट्रीज के बारे में बताता है, स्पेशल बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी कम होगी, ठीक है। फिर रेजोनेंस बात करता है, ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर था दो एटम्स के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूं तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है बोलता है ये फिक्स नहीं होते, ये मूव कर सकते हैं, ये आगे जा सकते हैं पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इट इज नॉट लोकलाइज्ड, इट कैन बी डीलोकलाइज्ड। तो ये बात करता है रेजोनेंस, ठीक है। तो ये सारे हो गए एक तरह से कि पहले लुईस थ्योरी आई, फिर वेस्पर थ्योरी आई, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर रेजोनेंस। ओके, तो ये सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज द बेसिक क्वेश्चन, सो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? तो क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, क्या बनता है? 2HCl, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, ओके। सोडियम गैस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या आप चलो आप सॉलिड में ले लेते, तो सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस क्या बनेगा? NaCl, और NaCl सॉलिड में होता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो बॉन्डिंग क्या कर रही है? बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन है। सिमिलरली Na और Cl के बीच में भी अट्रैक्शन है। अब इनकी जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट तरह की है, क्योंकि ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, पर अल्टीमेटली है तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है? इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, ओके। तो ये एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड तो हमने डिफाइन कर दिया है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके, पर एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? हाइड्रोजन को अकेले रहने में क्या दिक्कत थी, ठीक है, क्लोरीन को अकेले रहने में क्या दिक्कत थी? तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल? HCl ही क्यों बना? H2Cl क्यों नहीं बन गया? HCl2 क्यों नहीं बन गया? HCl3 क्यों नहीं बन गया? तो एक पर्टिकुलर तरह के कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं, ठीक है, रेंडमली किसी भी तरह से ये कंबाइन क्यों नहीं करती, ओके। देन व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट? जैसे कि जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, तो जीनॉन के तो आप कुछ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, पर जनरली नोबल गैसेस रिएक्ट करने की टेंडेंसी उनकी बहुत ही कम होती है, इसलिए उनको नोबल बोलते हैं ना, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते, कुछ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा,
कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करते हैं। सोडियम को पानी में डालते ही वो एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, बहुत हीट रिलीज होती है, समटाइम इट कैचेस फायर, आग लग जाती है, ठीक है, पानी में। तो कुछ की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कुछ की कम है, तो कुछ रिएक्ट नहीं करते, कुछ करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। एंड व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनिट शेप्स? ऐसा क्यों नहीं होता कि CH4 की शेप ऐसे क्रॉस जैसे क्यों नहीं होती? सेंटर में कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ऐसे 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं होता? इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 109.5 डिग्रीज। ऐसा क्यों है? एक डेफिनिट शेप क्यों है इसकी? ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं ये हम इसी चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। तो देखो, जो फर्स्ट थ्योरी आई हमारे पास, ठीक है, दैट वाज द कॉसल लुइस अप्रोच टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्डिंग। तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, इन अराउंड 1916 जो कॉसल और लुइस ने इंडिपेंडेंटली एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बना इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी। ओके, तो दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस which was based on the inertness of noble gas. Now this is the important part जो आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कि इनका जो मॉडल था ये किस पे बेस्ड था? नोबल गैस की इनर्टनेस पे, कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करना चाहती, वो इनर्ट होती हैं। ओके, ठीक है, देखो अब इन्होंने कहा कि एटम जो है वो कैसा है? वो एटम इज जस्ट लाइक कि उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है उसका कर्नल, ठीक है, मिलिट्री वाला कर्नल नहीं, यहां पर कर्नल का मतलब हुआ न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें पता है ना, न्यूक्लियस होता है, फिर एक शेल होती है, दूसरी शेल होती है। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। इसको छोड़ के अंदर की शेल्स प्लस न्यूक्लियस, इस पूरे पार्ट को हमने बोल दिया कर्नल। ओके, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल्स प्लस न्यूक्लियस को मिला के इसने बोला कर्नल, और दूसरा पार्ट हो गया उसका आउटर शेल, जिसमें आप क्या जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसे बोला एटम को दो पार्ट में हम देखेंगे, एक वैलेंस शेल और एक कर्नल। ठीक है, फिर उसने अज्यूम किया कि जो हमारी वैलेंस शेल में है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8, और ये जो 8 हैं, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स। अगर एक क्यूब लो, जैसे कि ये एक क्यूब है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स है। तो उसने बोला ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पे रहेंगे। जैसे कि सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जो वैलेंस शेल है वो 3s1, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन है अगर इसकी वैलेंस शेल में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक कॉर्नर पे लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 कॉर्नर पे लग जाएंगे, अगर 3 है तो 3, और अगर वैलेंस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है ना, डन, इतना क्लियर है? ठीक है, तो उसने बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और जब 8 के 8 कॉर्नर भर जाएंगे दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो 8 के 8 भरने को बोलते हैं कंप्लीट हो गया हमारा ऑक्टेट। इन दो स्ट्रक्चर्स में क्या है? ऑक्टेट हमारा इनकंप्लीट है। ठीक है, अब ऑक्टेट से क्या होगा? लुइस ने बोला कि जो एटम्स हैं जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तभी वो स्टेबल होते हैं। ओके, तो मतलब अगर उनको स्टेबल होना है तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो बोलते कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो नोबल गैसेस इनर्ट क्यों हैं? क्योंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, और बाकी रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनका कंप्लीट नहीं होता, वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो या तो वो कंप्लीट करेंगे
इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके, मतलब थोड़े तुम मेरे को दे दे, मैं मतलब लेन देन करके, ठीक है। सेकंड होता है शेयरिंग कर ली, कि चलो मैं 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो आप भी 2 इलेक्ट्रॉन दो, और शेयर करके मेरे भी 4 और आपके भी 4, ठीक है। तो फर्स्ट यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दिस इज ऑल टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके। तो अगर आपको नहीं नोट करना है, यू कैन ऑलवेज गो टू द एनसीईआरटी बुक एंड मेक नोट्स फ्रॉम देयर। तो देखो, तो लुईस ने कहा कि एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बने, अब समझ आया? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो समझ आ गई ना पहला क्वेश्चन, कि केमिकल बॉन्ड क्यों बने? क्योंकि एटम्स को स्टेबिलिटी अचीव करनी थी। कैसे? ऑक्टेट कंप्लीट करके। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के क्या तरीके हैं? उसने बोला 2 तरीके हैं। एक बात है कि हम ट्रांसफर करें इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि हैलोजेंस है, मान लो फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन की वैलेंस अगर आप देखोगे तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और सोडियम की बात करें, उसके पास वैलेंस में 1 है। तो सोडियम का जो 1 है ना, अगर आप इसको हटा दो तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी? सेकंड वाली। तो इसमें ऑलरेडी 6 और 2 8 है, ठीक है। तो सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उसका ऑक्टेट पूरा, और फ्लोरीन अगर इसको गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट पूरा। तो मतलब ये ट्रांसफर वाला काम हो जाएगा। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा F नेगेटिव, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Na पॉजिटिव। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है शेयरिंग, ओके, जिससे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रांसफर से बनते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग से बनते हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, अभी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दोनों बॉन्ड्स को, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के 2 तरीके हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर लो, एक लूज करता है और एक गेन करता है। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लो, ठीक है। तो वन स्पीशीज, बोथ स्पीशीज विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर लुईस ने कुछ सिंबल्स दिए, ठीक है। जो बॉन्डिंग थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लुईस ने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए। वो स्ट्रक्चर लुईस सिंबल से हम बना सकते हैं। तो वो क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करो। जैसे कि लिथियम की वैलेंस क्या है? 1, तो इसके ऊपर 1 डॉट लगाया, ठीक है। बेरिलियम की वैलेंस कितनी है? 2, तो इस पर 2 डॉट लगा दिए, ठीक है। बोरॉन की वैलेंस कितनी है? 3, तो यहां 3 डॉट लगा दिए। कार्बन की वैलेंस है 4, तो 4 डॉट लगा दिए। नाइट्रोजन की 5 है, ठीक है। ऑक्सीजन की 6 है, फ्लोरीन की या हेलोजेंस की 7 है, और नियॉन जो कि नोबल गैस है उसकी है 8, ठीक है। तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये स्टेबल था, ओके। तो इस तरह से हम लुईस सिंबल ड्रॉ करते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट डॉट की फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है, ओके। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट में वी विल स्टार्ट विद कि लुईस स्ट्रक्चर्स या लुईस सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे।